सर की बात करा जाए। यस सर। जैसा कि आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि किसी भी मोशन की अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको रेफरेंस फ्रेम चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको नोन है, तो उसको हमको अगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा उसका इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन velocity and acceleration from one frame to other frame in translatory motion। मान लीजिए कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम फ्रेम नंबर 1 कह रहे हैं, और इसके रिलेटिव ये दूसरा एक फ्रेम है विच इज मूविंग, जो कि फ्रेम नंबर 2 है। और एक कोई पार्टिकल है वो स्पेस में हमारा मूव कर रहा है, किसी समय पे उसकी पोजीशन हम दिखा रहे हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ठीक है ना। तो अगर आपको इस पार्टिकल का पोजीशन फ्रेम नंबर 1 में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे भाई? आप टेल ऑफ द वेक्टर को यहाँ प्लेस करेंगे, हेड ऑफ द वेक्टर को पी पॉइंट पे प्लेस कर देंगे। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम नंबर 1। तो भाई यस सर। RP1 से दिखाओगे। इसी तरीके से इस पार्टिकल का पोजीशन अगर फ्रेम नंबर 2 में दिखाना है तो आप यहाँ पे टेल ऑफ द वेक्टर को, हेड ऑफ द वेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा पार्टिकल का पोजीशन इन फ्रेम नंबर 2। और अगर फ्रेम नंबर 2 का 1 के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन दिखाना है तो यहाँ से इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो R21 पहला सफिक्स जो है जिसके बारे में कह रहे हैं उसके लिए लगा रहे हैं, दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं उसके लिए, है ना। यस सर। ठीक है। जैसे इधर में पी और इधर में 2 लगा है, पहला सफिक्स है तो पी का मतलब पार्टिकल के पोजीशन की बात कर रहे हैं, आर है मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं पार्टिकल का, और यहाँ पे 2 लगा है तो इसका मतलब फ्रेम नंबर 2 के पोजीशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा सफिक्स क्या है? 1, 2 और 1। तो ये जो है पार्टिकल 2 का 1 फ्रेम में पोजीशन हो गया, ये पार्टिकल का फ्रेम 2 में पोजीशन हो गया, या फ्रेम 2 का फ्रेम 1 में पोजीशन हो गया। ठीक है। तो Yes, वेक्टर sir. का जो आप एडिशन के बारे में जानकारी है आपको,
तो आपको देखिए, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऐड होकर के इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना। सर rp1 दैट इज इक्वल्स टू rp2 प्लस r21 लिखा जाएगा क्या, वेक्टर का एडिशन, क्या प्रिंसिपल, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद करिए, है ना। यस सर यानी कि पार्टिकल का फ्रेम नंबर 1 में एक्सेलरेशन लिखना है, फ्रेम नंबर पोजीशन लिखना है, फ्रेम नंबर 2 में पोजीशन और 2 का 1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन मालूम है, तो दोनों को वेक्टर के रूप में ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम नंबर 1। ठीक है। यस सर अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा, पार्टिकल का फ्रेम नंबर 1 में वेलोसिटी, पार्टिकल का फ्रेम नंबर 2 में वेलोसिटी प्लस फ्रेम नंबर 2 का 1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम नंबर 2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है। अब मान लो कि कभी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कही जा रही है, एक्सेलरेशन कहा जा रहा है, और कुछ भी सफिक्स नहीं मेंशन है कि किसके रिस्पेक्ट में आप ये कह रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस मीडियम में उसका मूवमेंट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप वो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आप बता रहे हो। ठीक है। जैसे सिंपली कोई कहता है कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो कार का मूवमेंट किधर है, अर्थ के ऊपर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आप वो वेलोसिटी बता रहे हैं। ठीक है ना। यस सर अगर उसी यस कार सर की किसी दूसरे कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कार नंबर 2 की वेलोसिटी कार नंबर 1 के रिस्पेक्ट में ये है। ठीक है। अगर सफिक्स दूसरा वाला नहीं मेंशन है कि किसके रिलेटिव आप कह रहे हैं, तो वहां पे ये माना जाएगा कि वो वेलोसिटी जो आप बता रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। क्लियर। यस सर जैसे वेलोसिटी आप कार कह दिया तो वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा, इसी तरीके से वेलोसिटी आप स्विमर कह दिया या वेलोसिटी आप बोट कह दिया बिना मेंशन किए कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो बोट या स्विमर किधर जा रहा है भाई, पानी में जा रहा है ना, तो दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर करंट होगा, वो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है क्या। यस सर समझ में आ रहा। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कहा जा रहा है, तो एरोप्लेन कहाँ मूव करती है, हवा में, यस सर है यस ना। तो यस ये हवा में मूव करती है, तो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट यस में सर वो नहीं होगा। अगर आपको एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहनी है तो यू हैव टू मेंशन कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। यस सर अगर सफिक्स नहीं दूसरा वाला मेंशन है तो आप ये मान के चलोगे कि जिस मीडियम में मूवमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये कहा गया है। क्लियर है इतनी बात। यस सर और ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका भी आप ध्यान में रखिए, जैसे आप मैथमेटिक्स में पी डिवीजन में 1 लिखना है तो पी डिवीजन में 2 इंटू 2 डिवीजन में 1 लिख सकते हैं ना, यानी कि पी का यस 1 सर के रिस्पेक्ट में लिखना है तो पी का 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में लिखिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है। यस क्लियर सर है। यस सर बोलो। अब जैसे मान लो कि दो कार की वेलोसिटी आपको दी गई है और तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, और अगर यस सर आपको एक का दूसरे के रिलेटिव लिखना है तो उसके लिए आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना होगा, जो ये तरीका बताया गया उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि कहा गया कि एक कार की वेलोसिटी है, कार नंबर 1 की जो वेलोसिटी है वो ईस्टवर्ड है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो
50 किलोमीटर पर आवर की है ना। और कार नंबर 2 की वेलोसिटी मान लो आपको कह दिया कि कार नंबर 2 की वेलोसिटी जो है वो वेस्टवर्ड है और साउथवर्ड है और वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। और आपको पूछ दिया कि आप बताओ भाई कि वेलोसिटी ऑफ कार 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा। ठीक है ना। तो पहले तो आप फार्मूला लिखो कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखा जाएगा इस ये जो तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग। यस सर। अब देखो जरा इधर, अगर यहां से यहां का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r12 हो जाएगा। तो r21 जो होगा वो माइनस ऑफ r12 होगा कि नहीं। यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो v21 जो होगा वो माइनस ऑफ v12 होगा और a21 जो होगा वो माइनस ऑफ a21 होगा। यस सर। ठीक है ना। यानी कि अगर दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मालूम है तो पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में उतनी ही होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो इधर से आपको क्या मिला कि v2g में से v1g आपको मालूम है, माइनस ऑफ v1g कर देना है भाई, इसको माइनस ऑफ v1g लिख सकते हैं ना। यस यहां से सर। देखो ये वाली लाइन। तो अगर दो यस की सर। वेलोसिटी और एक की वेलोसिटी दोनों की मालूम है, एक ही फ्रेम में मालूम है, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट लिखना है, तो क्या करेंगे, दूसरे वाले की वेलोसिटी में से पहले वाले की सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर। यस सर। हटा दो भाई, इसकी वेलोसिटी में से ये वेलोसिटी घटाओ। तो v2 आपने ये ड्राइंग बनाई, v2 वेलोसिटी वेक्टर, इसमें माइनस v1 आपको ऐड करना है, तो माइनस v1 आपने ये ड्रॉ करा और ये आपने दोनों को मिला दिया, तो ये क्या मिल गया, v21। ठीक है क्या। यस सर। ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दिख जा रहा है आसानी से। और v21 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 50√2 ना। यस सर। तो कार नंबर 2 की 1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 50√2 किलोमीटर पर आवर की होगी और डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। यस सर। ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक, क्लियर है। रिलेटिव लिखने का ये तरीका ध्यान में रखना है, हाँ, हमको कि कैसे रिलेटिव लिखना है वेलोसिटी को, और जो गिवन डाटा है उसी के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को आपको फाइनली कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। यस सर। अब जैसे रेन वाटर वाला प्रॉब्लम जो आता है उसमें आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको पूछा जाता है कि छाते को किधर की तरफ रखा जाए जिससे वो आदमी जो है वो भीगने से बच जाए, है ना। तो छाते का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो रेन का रिलेटिव टू द मैन जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना। रेन का रिलेटिव टू द मैन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर वो अपने छाते को रखेगा तो छाते के सरफेस पे वाटर जो है वो परपेंडिकुलरली हिट करेगा और वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो भीगने से बच जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि एक प्रॉब्लम बोलूं, यस सर। लिखो, ए मैन इज कमिंग डाउन a slope of 30 degree
with a speed of 2√3 meter per second. He observes that rains are falling vertically. He observes that rains are falling vertically. If the speed of the raindrops are 5 meter per second, then find its direction with the vertical. ठीक है, एक आदमी है, एक स्लोप पे नीचे की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड 2√3 मीटर पर सेकेंड की है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेन ड्रॉप्स जो है वो वर्टिकल गिर रहे हैं, यानी कि इसको अपने छाते को क्या है, ऐसे वर्टिकल रखना पड़ रहा है, ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना। भीगने से बचने के लिए इसको अपने छाते को ऐसे वर्टिकल रखना पड़ रहा है भाई। Yes, sir. आपको बोला गया कि अगर रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की है, तो ये रेन वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे आ रहा है ये आपको बताना है। ट्राई करोगे? Yes, sir. तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का क्या फॉर्मूला बनेगा। और फिर डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के उसमें फिर एंगल को निकालिए। ट्राई कर रहे हैं? Yes, sir. बोला भाई किसी का मिलेगा तो।
मिला? चलिए देखिए क्या करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लिखेंगे ये फॉर्मूला। Yes, sir. यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन जो कि आपको दिया गया है वर्टिकल है, इसके साथ मैन की वेलोसिटी जो कि हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे है, इसको अगर आप जोड़ देते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, इसके साथ ये वेलोसिटी आपने ऐड करी जो कि यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मिलेगा। क्यों? ठीक है ना? Yes, sir. आपको यही वाला एंगल बताना है ना कि वर्टिकल के साथ ये कितने एंगल पे है, तो ये वाला एंगल आप बताओ। क्या करेंगे? आप साइन रूल भी यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख दो। मान लो कि एक्स डायरेक्शन, अगर ये दोनों का सम इसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है तो इन दोनों का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो इसके एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट के बराबर होगा ना? Yes, sir. यानी कि वी आर जी साइन थीटा ये इक्वल होगा वी एम जी कॉस 30 के। होगा क्या? क्योंकि इसका तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है तो इसका एक्स Yes, कंपोनेंट sir. एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक है ना? Yes, वी एम sir. जी आपको दिया था तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? वी एम जी जिसकी वैल्यू है 2√3 और cos 30 की वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 3/5। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री ना? सर एक बार Yes, पहले sir. फिर से समझा दीजिए इक्वेशन। ये यस अगर दो वेक्टर है ये और ये दो ऐड होकर के इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका किसी डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट वी आर एम का एक्स कंपोनेंट और वी एम जी का एक्स कंपोनेंट के सम से होगा, लिखा जाएगा। यस अब वी आर एम का एक्स कंपोनेंट देखो तो 0 है क्योंकि ये तो वर्टिकल दिया ही था प्रॉब्लम में, यस सर तो ये 0 है। और इसका एक्स कंपोनेंट लिखना है तो ये वाला एंगल थीटा दिया गया है तो वी आर जी साइन थीटा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। यस सर और ये तुम्हारा 0 है। अब इसका एक्स कंपोनेंट लिखना है तो इसका एक्स कंपोनेंट देखो, ये वाला एंगल 30 दिया गया है तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी एम जी कॉस 30 से लिखा जाएगा। यस सर बस वही लिख दिया, फिर वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर लिया थीटा के लिए 37 डिग्री। क्लियर है? यस सर चलिए क्वेश्चन और नोट करिए। A river is flowing towards north. With a speed of 2 meter per second. A sailor is sailing his boat टेलर के बाद क्या बोला था आपने? A sailor is sailing his boat towards east with a speed of 5 meter per second. यानी कि ये क्या दिया गया है भाई?
ये क्या गिवन है? सर वाटर के रिस्पेक्ट में है सर उसका स्पीड गिवन। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, है ना, ये दिया गया है। कितना दिया यस गया है? 4 मीटर पर सेकंड का, और ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इफ विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ if wind is blowing at a speed of 6 meter per second towards north, find the direction in which flag on the boat will flutter. Flag on the boat will flutter. यानी कि आपको पूछा क्या गया है? सर विंड का डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द बोट, है ना। बोट यस बोट पे जो है झंडा लगा है ना, तो बोट के रिलेटिव जिस डायरेक्शन में हमारा विंड की वेलोसिटी मिलेगी, उसी डायरेक्शन में उस पे जो लगा हुआ झंडा है वो लहरा रहा होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात? यस सर। यस सर। जैसे आप अगर किसी कार में जा रहे हैं और कार में झंडा लगा हुआ है, तो जनरली आप देखते हैं ना कि अगर हवा नहीं चल रही है, शांत है, तो जिधर की तरफ आपकी कार जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो झंडा लहराता है। अगर कार आपकी इधर जा रही है तो झंडा इधर की तरफ उसका लहराता है ना। यस सर। क्योंकि अगर विंड शांत है तो विंड की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में वही होगी जो कि विंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखा जाए 0, यस सर। और कार की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसमें से घटाया जाए, यानी कि कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड की मिलेगी। क्यों? अगर विंड शांत है तो, यानी कि हवा नहीं चल रही है तो। अगर हवा भी अगर चल रही होगी, जैसे मान लो कि कार इधर जा रही है, हवा इधर चल रही है, तो आपको विंड की वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार निकालनी होगी। तो विंड की वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार जिस डायरेक्शन में होगी, झंडा उधर की तरफ फहराएगा। इधर मिल रहा है तो झंडा इधर फहराएगा। ऐसा कभी एक्सपीरियंस करा है आप लोगों ने? यस सर। क्योंकि झंडे को फहराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विंड, और वो भी उसकी वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जो कार के रिलेटिव है। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द बोट का डायरेक्शन निकालना है ना। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द बोट का डायरेक्शन आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या बनता है, और फिर ऑपरेशन करिए। लिख दूं फॉर्मूला कि आप लिख के करेंगे? सर लिखते हैं। हाँ लिखिए। क्या कर लेंगे।
बना? At 22.5 degrees southwest. और किसी को मिला? चलिए देखिए, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द बोट लिखना है भाई, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखा जाएगा क्या? Yes, sir. और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो दिया नहीं है आपको, उसको निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखोगे क्या? Yes, sir. यानी कि आपको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड में से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड भी घटाना है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी घटाना है। ठीक है? Yes, sir. तो ये आपने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिख लिया, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हो गया। इसमें से आपने वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर ये आपने घटा दिया, यानी कि माइनस ऑफ वी बी आर कर दिया है ना, और इसके साथ माइनस ऑफ वी आर जी करना है, तो ये माइनस ऑफ वी आर जी भी कर दिया। वी आर जी क्या था? नॉर्थ की तरफ था, तो माइनस वी आर जी साउथ की तरफ हो जाएगा। बोलना भाई, Yes, sir. ठीक है? तो यहां से यहां को आप मिलाओगे तो ये क्या मिलेगा तुमको? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू द बोट। अब ये जिस डायरेक्शन में मिल रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिए, तो ये इधर को आगे बढ़ा दीजिए, तो यहां से यहां तक ये 4 यूनिट का हो गया, और ये भी 4 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा।
tan theta that is equals to 4/4, that is 1, theta equals to 45. ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। तो इसका बाइसेक्टर हो गया, तो क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, Yes, sir. 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बाइसेक्टर है इसलिए नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. एक और बोलूं? Yes, sir. Two men are going on a straight road with two cars having velocity (60 km/h) each in opposite direction. Man in one car observes that the aeroplane crosses the road perpendicularly. ठीक है, लिख लिया? आगे बोलो। Yes, sir. While the man in other car observes that aeroplane crosses the road at 45 degree, aeroplane crosses the road at 45 degree, find the actual angle at which plane crosses the road. Find the actual angle at which plane crosses the road. Yes, sir.
ठीक है, ये करिए। आपको पूछा गया है क्या, ये मान लो कि तुम्हारा रोड है ना, ये रोड हो गया जिसपे एक गाड़ी जो है इधर जा रही है और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एरोप्लेन जो है वो इसको रोड को 90 डिग्री पे ऐसे क्रॉस कर रहा है, यानी कि एरोप्लेन की कार नंबर 1 के रिलेटिव वेलोसिटी रोड के परपेंडिकुलर है। और दूसरा वाला जो आदमी है ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एरोप्लेन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो रोड के साथ 45 डिग्री के एंगल पे है। तो बताना है कि एक्चुअल जो वेलोसिटी है एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है ना, यस वो सर। रोड के साथ कितने एंगल पे है। रोड के साथ उसका एंगल बताना है। डायग्राम ड्रॉ करिए और फिर वहां से रोड के साथ एंगल देखने का प्रयास करिए। रिलेटिव मोशन के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई, है ना। प्रॉपर अगर यस सर। डायग्राम आप बना लेते हो तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। तो प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आपको इक्वेशन प्रॉपर लिखना पड़ेगा, है ना। इक्वेशन पहले तो सही से लिखिए और इक्वेशन लिखने के बाद फिर वेक्टर का डायग्राम बनाइए। फिर उस डायग्राम से जो भी पूछा गया होगा वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एरोप्लेन की स्पीड भी पूछी जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि कितनी है तो आप बता सकते हैं, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे विंड वगैरह को ब्लो करते हुए नहीं कहा गया है, तो जो एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वही विंड के रिस्पेक्ट में भी होगी, ये चीज ध्यान रखना ना। लेकिन अगर विंड चल रही होगी तो एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग हो जाएगी। बनता हुआ दिख रहा है क्या। यस सर, एक मिनट। हरकीरत कौर, जसजीत, प्रिया प्रियदर्शी यस सर। बना रही है बेटा। यस सर। सलोनी वर्मा कर रहे हो बेटा। कुछ मिल रहा है तरीका करने का।
प्रियंक, यस सर। तो ना नहीं सर, कर रहा हूँ। चलो देखो जरा, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द कार नंबर 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये तुम्हारी रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया मान लो, और ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है विथ रिस्पेक्ट टू कार नंबर 1। परपेंडिकुलर था रोड के, और इसमें कार नंबर 1 की वेलोसिटी हमने ये जोड़ दी वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ना। यस सर। और यही वाला एंगल हमको चाहिए, ये वाला एंगल ना, ये एंगल हमसे यस पूछा सर। गया, इस एंगल पे ये रोड को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यस सर। अब जरा दूसरे वाले कार के लिए इक्वेशन लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार नंबर 2 लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड में से वेलोसिटी ऑफ कार 2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड घटाना पड़ेगा। यस सर। ये तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमने लिख लिया है, और ये वेक्टर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो निगेटिव को ऐड करना पड़ेगा भाई इधर की तरफ। ये माइनस ऑफ v2g है, यस सर। तो इसको जब हम यहां से जोड़ेंगे तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द कार नंबर 2 बन जाएगा क्या। बोलो भाई, ठीक है। यस सर। ये वाला एंगल तुमको 45 डिग्री दिया गया है ना, ये 45 डिग्री गिवन है। ये ए बी सी डी नाम दे दो जरा। BC बराबर CD बराबर 50 है ना, 60 है। है यस सर। तो tan 45 जो कि 1 होता है, ये AB डिवीजन में BD से लिखा जाएगा। दैट इज AB की वैल्यू आपको पता होगा 160 होगा, 120 किलोमीटर पर आवर। यस। अब AB तुमको पता हो गया, और यह थीटा लिखना है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB डिवीजन में BC, दैट इज 120 डिवीजन में 60, दैट इज 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2, ठीक है ना। ठीक है। यस सर। इसमें फिर जो है, जो और जो मेजर प्रॉब्लम मिलता है वो रिवर बोट वाला प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम कैसे करना है, वो कई सारे केसेस होते हैं, वो केसेस को डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिकली रिवर
के अक्रॉस बोट जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे बोट को जाने की बात करी जा रही है, ठीक है ना। दूसरे तरीके का रिवर बोट प्रॉब्लम में एक बार रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में चल देती है बोट, कभी फ्लो के अगेंस्ट जाती है, उसके लिए भी प्रॉब्लम बनते हैं। तो वहां तो सीधे सीधे एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, वेक्टर के रूप में घटाना जोड़ना इसमें पड़ता है क्रॉस रिवर वाले में। तो इसी केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। यस सर। अब इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो टर्म जो यूज होता है डाउन स्ट्रीम और दूसरा अप स्ट्रीम। इसका क्या मतलब होता है भाई? सर डाउन स्ट्रीम में सर रिवर के फ्लो के साथ जाती है और अपस्ट्रीम में सर उसके डाउन अगेंस्ट। स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। ये टर्म फ्रिक्वेंटली यूज में रहता है, तो इसका क्या मीनिंग है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक रिवर है जिसकी चौड़ाई आपने बोली कि डी की है, और इसके एक किनारे पे कोई स्विमर या बोट है, और ये रिवर जो है सर्टेन वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जब भी दिया जाएगा तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना। तो हम इसको वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिख दे रहे हैं। रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को फ्लो की वेलोसिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है। वी एफ जी। Yes, sir. और जो हमारा बोट है वो इस रिवर में एक सर्टेन एंगल पे विद द अप डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन थीटा एंगल पे मान लो कि ये नाविक अपना बोट चलाना शुरू किया, यानी कि दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो, इधर की तरफ ये ले जाना शुरू किया, ठीक है। तो जब हमको इसके मोशन को एनालाइज करना होगा तो ये बोट जो इधर की तरफ नाविक चला रहा है वो इस डायरेक्शन में आगे नहीं जाएगा रिलेटिव टू द ग्राउंड। रिलेटिव टू द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो देखने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखना पड़ेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ना, ये होगा। यस सर। तो इसके साथ जब हम फ्लो की वेलोसिटी को ऐड करते हैं, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये जो वेक्टर हमको मिला भाई, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और ये जिस डायरेक्शन में मिलेगा नाव उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई जाएगी, और नदी के इस किनारे से ए पॉइंट से चली है तो ये जाकर के बी पॉइंट पे दूसरे किनारे पे लगेगी, ठीक है ना। यस सर। अब ये कितने समय में नदी क्रॉस करेगा, किस डायरेक्शन में ये अपने बोट को चलावे जिससे कि वो कम से कम समय में नदी को क्रॉस करे, ऐसे केस में वो कितनी दूरी पे जाके लगेगा, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करनी है आपको। तो इसके मोशन को एनालाइज करने के लिए दो डायरेक्शन हम लोग चूज कर लेंगे, एक अक्रॉस द रिवर वाई डायरेक्शन और दूसरा अलोंग द रिवर।
ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन। अब अगर आप देखो तो इस बोट को नदी क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? y component. Component of boat velocity responsible to cross the river ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का y कंपोनेंट, है ना, जो अक्रॉस द रिवर कंपोनेंट है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का y कंपोनेंट कितना लिख सकते हो? VBG sin phi। अब प्रॉब्लम में तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ही दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन नहीं रहेगा, है ना। तो इसको पहले तो ये Yes, वाले sir. ट्रायंगल का यूज करके आप ट्रांसफॉर्म करो। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों ऐड होकर के अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ये और ये ऐड होकर के इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट का सम इसका y कंपोनेंट होगा ना। Yes, sir. तो VBF का y कंपोनेंट क्या होगा? Sir, VBF sin theta. तो ये हो जाएगा VBF साइन थीटा, और VFG का कितना होगा? Sir, 0. 0। तो यही वो वेलोसिटी है जो नदी क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर अगर लिखना है डेल्टा टी, तो वो क्या हो जाएगा? नदी की जो चौड़ाई है डिवाइडेड बाय VBF साइन थीटा, है ना। ये नदी क्रॉस करने का टाइम का जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। अगर डाउन स्ट्रीम के साथ थीटा एंगल पे नदी में नाव को चलाना शुरू किया तो ऐसे केस में इतने समय में वो नदी को क्रॉस करेगा। और ये टाइम मिनिमम कब होगा? थीटा 0 Sir, जब वो परपेंडिकुलरली चल जब थीटा की वैल्यू 90 होगी ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू उस समय मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। यानी कि मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करने के लिए नाविक को अपना नाव अक्रॉस द रिवर रो करना होगा, ठीक है ना। Yes, sir. और मिनिमम टाइम, एक ये पॉइंट मिला जो आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम टाइम sailor should sail his boat across the river। है ना, सेलर को अक्रॉस द रिवर अपनी नाव चलाना होगा। यानी कि उस केस में आपका जो डायग्राम बनेगा वेलोसिटी डायग्राम वो ऐसे हो जाएगा, मिनिमम टाइम वाला। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो इधर होनी चाहिए और इसके साथ वेलोसिटी ऑफ फ्लो जुड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड।
और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ ये कहीं यहाँ पे जाके लगेगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका मान लो कि डी। ठीक है ना? तो अगर मिनिमम टाइम में इसको नदी को क्रॉस करना है तो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नाव नहीं पहुंचेगी, नाव कहीं यहाँ पे जाके लगेगी दूसरे किनारे पे। इसमें इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, यानी कि फ्लो के डायरेक्शन में कितना आगे गया, ये ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट इस दिस केस Yes, में sir. क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला, ये दोनों सिमिलर है भाई, तो करेस्पॉन्डिंग आर्म का रेशियो इक्वल होता है। Yes, sir. तो एक्स डिवीजन में वी एफ जी दैट इज इक्वल टू डी डिवीजन में वी बी एफ, है ना? यानी कि नदी में दूसरे किनारे पे जो ड्रिफ्ट आएगी, कितना दूर जाके लगेगा दूसरे किनारे पे, वो लिखने का ये आपका फॉर्मूला हो गया, वी बी एफ इंटू डी। इतने दूर पे जस्ट अपोजिट पॉइंट से दूसरे किनारे पे जाकर के ये नाव जो है लगेगी। और मिनिमम टाइम कितना होगा, मिनिमम टाइम हो जाएगा डी बाई वी बी एफ, है ना? ये वो टाइम है जिसमें नदी को ये क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है? तो एक तो इस तरीके के प्रॉब्लम मिलते हैं जिसमें मिनिमम टाइम की बात करी जाती है, तो उसमें ड्रिफ्ट वगैरह पूछा जाता है, तो उसके लिए ये आपका सिचुएशन हो गया, मिनिमम टाइम की क्राइटेरिया और ड्रिफ्ट कितनी होगी उसके लिए। अब दूसरा जो है, मिनिमम ड्रिफ्ट की भी बात पूछी जाती है ना? मिनिमम टाइम तो हो गया, मिनिमम ड्रिफ्ट। जब मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करेगा तो दो तरीके के केसेस बन सकते हैं, है ना? एक केस क्या है कि VBF जो है वो बड़ा हो एज कंपेरिजन टू VF से, यानी कि सेलर जो बोट चला रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो नदी के जो फ्लो की वेलोसिटी है उससे ज्यादा है ना? तो ऐसे केस में Yes, sir. ये सेलर जो है ऐसा अपने डायरेक्शन मोशन का रख सकता है जिसमें कि हमारा जो नाव है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो नाव की वेलोसिटी मिले वो अक्रॉस द रिवर मिले। ये सिचुएशन, ये फिगर, सेलर ने अपनी बोट को इधर की तरफ रो किया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो इधर हो गया, नदी इधर की तरफ फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और उसके साथ वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐड हुआ, और ये हमको मिला अक्रॉस द रिवर। तो ये नाव जो होगी वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगी, ए से चल के डी पे पहुंच जाएगी ऐसे केस में, यानी कि जीरो ड्रिफ्ट होगा इसमें ना भाई? Yes, sir. तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये होना ही चाहिए, तभी जीरो ड्रिफ्ट होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। क्योंकि ये ट्रायंगल तो तभी बनेगा ना जब ये इससे बड़ा होगा। क्यों भाई, बात क्लियर समझ में आ रही है? Yes, sir. ये ट्रायंगल तो तभी बन पाएगा जब ये जो है इससे बड़ा बन जाए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि VBF को हाइपोटेनस बनना है राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए, है ना? Yes, sir. ऐसे केस में आपसे पूछता है कि वो नाव को किस डायरेक्शन में चलावे कि जीरो ड्रिफ्ट हो और कितने समय में नदी क्रॉस करेगा, ये दो चीजें पूछी जाती हैं ये जीरो ड्रिफ्ट वाला का, है ना? ये जीरो ड्रिफ्ट।
ये केस है। तो अब नदी क्रॉस करने का टाइम अगर लिखना है तो जी कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई? VBF का स्क्वायर माइनस का VFG का स्क्वायर रूट होगा ना, पाइथागोरस। और टाइम कितना लगा नदी Yes. क्रॉस करने में? नदी की चौड़ाई अगर D बोली गई है तो D डिवाइडेड बाय VBG, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ VBF का स्क्वायर माइनस का VFG का स्क्वायर। ये टाइम हो गया नदी क्रॉस करने का। तो ऐसे केस में नदी क्रॉस करने का टाइम ये होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये मिनिमम टाइम नहीं है ना? Yes, sir. हाँ। और दूसरा इसमें ये एंगल भी पूछता है कभी कभी, है ना, कि किस डायरेक्शन में अपनी नाव को चलावे। तो ये एंगल निकाल लो, थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? साइन थीटा हो जाएगा हमारा VFD अपॉन VBF। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स में आप लिख लेंगे VFD अपॉन VBF। ये अक्रॉस द रिवर के साथ बताया है हमने, है ना, अक्रॉस रिवर के साथ। अब इसी में आपको पूछा जा सकता है कि अप स्ट्रीम के साथ कितना होगा। तो अप स्ट्रीम के साथ पूछेगा तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। तो कास इनवर्स में इतना ही हो जाएगा ये एंगल अगर लिखोगे तो, Yes, sir. ठीक है ना। या आपको डाउन स्ट्रीम से पूछेगा तो ये थीटा निकाला है उसमें 90 ऐड कर देना, तो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल पता हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। Yes. अब इसमें दूसरा केस जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि अगर VBF ये या तो छोटा है या बराबर है VFG के, है ना, तो ये तो ट्रायंगल नहीं बनेगी भाई, है ना, नहीं बन पाएगा। No, sir. तो ऐसे केस में नो जीरो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो है जीरो नहीं होगा इस केस में कभी भी, अगर ये कंडीशन है। नदी के फ्लो का जो वेलोसिटी है वो अगर बड़ी दी गई है बोट के फ्लो के रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसके कंपैरिजन में, तो जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं मिलेगी, चाहे जो सेलर है वो कितना भी प्रयास करे, वो जीरो ड्रिफ्ट नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। अब इस केस में आपको क्या पूछा जाता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, ऐसे पूछा जाता है ना। तो उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट की जब बात करनी होगी तो हमको अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। इस केस के लिए मान लीजिए कि ये नदी जो है वो VFG से फ्लो कर रही है और ये कंडीशन है, ये किनारे पे यहाँ पे नाविक अपना नाव रखे हैं, इसने इधर अपनी नाव चला दी इधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो इस डायरेक्शन में चला दिया, इसके साथ वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐड हुआ, तो ये आपको मिला क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना। यहाँ भी हम एंगल जो ये दिखा रहे हैं वो अक्रॉस रिवर के साथ दिखा रहे हैं, आपको डाउन स्ट्रीम के साथ पूछ सकता है, अप स्ट्रीम के साथ पूछ सकता है, तो ये एंगल निकाल लोगे तो दोनों एंगल बता ही लोगे ना भाई। Yes, sir. ठीक है। तो अक्रॉस रिवर डायरेक्शन के लिए नदी क्रॉस करने का टाइम निकालना है हमको, तो अक्रॉस रिवर डायरेक्शन का
कंपोनेंट लिखा जाए y कंपोनेंट, VBG का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VBF का y कंपोनेंट प्लस VFG का y कंपोनेंट। तो VBG का y कंपोनेंट हो जाएगा, VBF का कितना होगा, VBF cos थीटा लिखोगे और इसका तो 0 हो जाएगा ना। यस तो टाइम कितना लगा भाई नदी क्रॉस करने में, ये हो जाएगा डी। अगर नदी की चौड़ाई आपको बोली गई है कि डी की है तो डी डिवाइडेड बाई VBF cos थीटा। यस सर। अब ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। तो ये कितना लिखोगे, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट ना। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का तो वही हो जाएगा क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है ही है और इसका निगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो एक्स डायरेक्शन में भी अब साइन थीटा से लिखा जाएगा माइनस के साथ ना। यस तो ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, ड्रिफ्ट लिखा जाएगा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और नदी को क्रॉस करने में जो समय लगा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना। तो VFG माइनस VPF साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई VBF cos थीटा। तो ये तो हमको ड्रिफ्ट लिखने का फॉर्मूला मिल गया कि कितना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थीटा जो है क्रॉस रिवर्स से दिखाया है हमने, है ना। अगर डाउन स्ट्रीम के साथ दिखाएगा तो अंतर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, ध्यान रखना। अब ये मिनिमम कब होगा ये हमको जानना है और कितना होगा ये भी जानना है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एक्स को लिखना है तो इसको अंदर कर देते हैं। तो VFG अपॉन VBF, ये cos थीटा डिनोमिनेटर में है तो sec थीटा हो जाएगा और ये माइनस का ये इससे कट जाएगा तो साइन बाई cos tan थीटा हो जाएगा इंटू डी, है ना। लिखेंगे Yes. फॉर एक्स टू बी मिनिमम dx d थीटा 0 होना चाहिए। तो रख दो भैया, इसमें डिफरेंशिएट करो। तो VFG अपॉन VBF, डी तो कांस्टेंट है बाहर रह गया और VFG अपॉन VBF कांस्टेंट है बाहर हो गया। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक थीटा tan थीटा। हाँ? और से tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा। और ये आपका होना चाहिए 0 के बराबर। तो 0 कर दिया मिनिमम के लिए, तो ये ब्रैकेट की चीज को 0 कर दो
तो VBF अपॉन VBF सेक थीटा tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक पावर तो यहाँ से चला गया और ये इधर जाएगा cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी VBF अपॉन VFG हो जाएगा ना। यानी कि किस एंगल पे चलाना है वो आपको मिल गया कि साइन इनवर्स VBF अपॉन VFG के एंगल पे अक्रॉस द रिवर के साथ अगर वो नाव को चलाता है तो ऐसे केस में ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम होगा थीटा की इस वैल्यू के लिए। ठीक है, बोलिए। यस सर। और मिनिमम कितना होगा, तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू पाया है उसको इस वाले एक्सप्रेशन में रख दो भाई। तो साइन थीटा मालूम है आपको, ये एंगल थीटा है, ये VBF है और ये VFG है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ VFG माइनस का VFG का स्क्वायर माइनस का VBF का स्क्वायर। यहां से आप वैल्यू रखिए तो ये हो गया D VFG अपॉन VBF। सेक थीटा है तो सेक हो जाएगा बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि VFG अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ VFG का स्क्वायर माइनस का VBF का स्क्वायर। सेक थी और सेक थीटा यही था ना, सेक थीटा VFG अपॉन VBF का स्क्वायर और tan थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा माइनस का VBF अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ VFG का स्क्वायर माइनस का VBF का स्क्वायर। ठीक है, D डिवीजन में VBF स्क्वायर रूट ऑफ VFG का स्क्वायर माइनस VBF का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं VBF। तो यहाँ पे बचेगा VFG का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा VBF का स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, D स्क्वायर रूट ऑफ VFG का स्क्वायर माइनस VBF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VBF। ठीक है, ये एक्स मिनिमम को लिखने का फॉर्मूला बन गया ना। तो आप चाहो तो ये याद रख सकते हो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस का, जब आपका फ्लो वेलोसिटी जो है बड़ी हो एज कंपैरिजन टू बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो के, तो मिनिमम ड्रिफ्ट को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ये जीरो कतई नहीं हो सकता, जीरो होने के लिए बोट की फ्लो के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फ्लो की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उससे बड़ी होनी ही चाहिए। ठीक है क्या, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो रिवर बोट वाले आपको मिलते हैं उसके लिए आपके पास तरह तरह के जो कंडीशंस हो सकते हैं उनका केस हो गया। अब इसी पे एक प्रॉब्लम बोल दूं क्या? यस सर। हाँ? यस सर। यही वाले पे, इसी वाले केस पे जो अभी डिस्कस किए।
इसी में थोड़ी दिक्कत भी आती है, और सब तो केस सिंपल रहते हैं। लिखिए, a swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at a speed of 5 kilometer per hour. His speed with respect to water is 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की वेलोसिटी कम हो गई, यानी कि अभी जो केस डिस्कस किए हैं उसी पे है। यस सर। इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, है ना। एक तो पहले वाला केस को डिस्कस कर लेते हैं, मिनिमम टाइम वाला, और दूसरा मिनिमम ड्रिफ्ट वाला। दो पार्ट में इसको बना लेते हैं प्रॉब्लम को, है ना। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, पहला पार्ट। फाइंड द शॉर्टेस्ट possible time to cross the river. ये पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट लिखिए। The man has to reach the other shore at a point directly opposite to the starting point. If he reaches the other shore, somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance which he has to walk. उसको कम से कम कितना डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम ड्रिफ्ट वाला ही फार्मूला लग जाएगा इसमें ना। पहला वाला मिनिमम टाइम बताना है, दूसरे में मिनिमम ड्रिफ्ट बताना है। फटाफट कर दो, तो फार्मूला बन गया है डायरेक्ट डाटा भर के। सर आप मिनिमम टाइम वाला कौन सा फॉर्मूला बताया था, एक बार बताना। डेल्टा टी मिनिमम के लिए आपको बदला है डी डिवीजन में VSF। डेल्टा टी मिनिमम के लिए डी डिवीजन में VSF मैंने बताया है। उधर में बोट लिखा था, यहाँ पे स्विमर हो गया है, बस अंतर यही तो है। यस सर। मिनिमम टाइम वाला ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1/6 आवर्स, यानी कि 10 मिनट। ठीक है ना। यस 10 मिनट में वो, कम से कम 10 मिनट में वो क्रॉस कर जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस वॉक करने वाला ये फॉर्मूला अभी जो बनाया है ये आप यूज करो। तो एक्स मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्लो का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो। ये आपका मिनिमम ड्रिफ्ट का है। जो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा तभी उसको कम से कम डिस्टेंस चलना भी पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो 4/2 गुना में 3, दैट इज 2/3 किलोमीटर। ठीक है ना। ये मिनिमम डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा। समझ में आ गया। वर्किंग भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत उलटफेर प्रॉब्लम में होगा तो ऐसे ही वर्कआउट करना होगा उसमें। यस केवल फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करने का, है ना। हर प्रॉब्लम की वर्किंग ट्रेंड भी ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, तो कल कुछ और बातें करेंगे इसी पे। आज को करता हूँ यहीं पे फिनिश। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you.